हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, है ना। हमने प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म हमने देखा था, फिर से हल्का सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने प्रिज्म देखा था बच्चों, हमने देखा था कि ये आपका प्रिज्म होता है। प्रिज्म इज द व्हाट? प्रिज्म इज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैव टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर इधर से रे आ रही तो पहला ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। यहाँ से रे आएगी, बेंड हो जाएगी ऐसे, और फिर यहाँ से आपकी रे चली जाएगी, है ना। हमने यही पढ़ा था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, या एपेक्स एंगल। ये सारी चीजें हमने देखी थी बच्चों, है ना। तो अब एक सेकंड थोड़ा सा देख ले, सब कुछ सही है। सही है। चलो बच्चों, तो अपन ने देखा था कि अगर ये मेरी फाइनल रे है, इमर्जेंट रे है, अपन इसी को इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और ये आपकी क्या है? ये ओरिजिनल रे। तो ये ओरिजिनल रे फाइनल रे के बीच की जो एंगल होती है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और हमने देखा था बच्चों कि डेल्टा होती है अपना I प्लस E माइनस E होता है, यानी कि एंगल ऑफ एडिशन है किसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट का, और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक ना। हमने देखा था कि टोटल जो फंक्शन है एफ ऑफ आई का, आई का फंक्शन है, मतलब जो डेल्टा है किस पे वेरी कर रहा है? आई के साथ वेरी कर रहा है। तो ऑफकोर्स हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं डेल्टा और आई के बीच में। तो ये अपना वाई एक्सिस पे डेल्टा हो गया और एक्स एक्सिस पे बच्चों डेल्टा आई हो गया। तो हमारा मेरा ऐसा कुछ ग्राफ बनता था, है ना। ऐसा ग्राफ बनता था। पहले मैंने नोट बता देता, ये पैराबोला नहीं है और इस लोवेस्ट पॉइंट के बाद सिमेट्री नहीं है। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आ रखा है मेंस में एक बार का, सर मेरे टाइम में आया था। तो अब देखो तुमको क्या मिल रहा है कि हर एक, अगर मैं देखूं तो ये तुम्हारा क्या है कि अगर इधर तुम जा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ा रहे, तो तुम्हारा क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है मिनिमम गया, फिर यहाँ से क्या होगा? बढ़ने चालू हुआ। तो फर्स्ट इफ कैसे, तुम मतलब मैं ये बोलूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे वेरी कर रहा है एक के साथ, तो तुम लोग बोलोगे पहले डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर ये क्या है? ये क्या आपकी डेल्टा क्या है? मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है। अब ये जो डेल्टा मिनिमम है बच्चों क्या है? एक वैल्यू पे आ रहा है आई के, और वो होता है आई की वैल्यू जिस वैल्यू पे आती है वो आई की वैल्यू होती है ई के बराबर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर मैक्सिमम देखें तो ये तुम्हारा पीक वाला पॉइंट है, साइड में है। तो अगर तुम देखो मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ बन रहा है, और इस मैक्सिमम के लिए बच्चों क्या मिल रही है? तुमको दो वैल्यू मिली, एक यहाँ पे मिल रही है आई की, एक यहाँ पे मिल रही है आई की। तो हमने देखा था आई की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0 से चालू हो और 90 पे खत्म हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 90 हो जाए। अब यहाँ पे हमें आई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू नहीं आती, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आती है। तो पर हमें ये पता होता है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना इक्वल 90 डिग्री होती है, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या था? 90, यहाँ पे इक्वल 90 डिग्री। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि आई का वह एंगल जहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट 90 हो, और ये तो हमें यहाँ पे तो पता ही है कि आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अपने को 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो इस वाले को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंट। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन के लिए दो कंडीशन है, ग्रेजिंग इमर्जेंस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्रेजिंग इमर्जेंट। ये चीजें हमने डिस्कस कर दी थी। अब इसको अच्छे तरीके से और पढ़ने वाले कंडीशन के, अगर बोला जाए कि ई की वैल्यू 90 डिग्री है तो आई की वैल्यू क्या होगी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, या आई की वैल्यू 90 डिग्री है तो ई की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने इसलिए अपनी हेडिंग कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। चलिए चालू करते हैं। उसी तरह कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन पढ़ेंगे, उसी तरह कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस पढ़ेंगे। सारी चीजें अपने पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन में अगर थोड़ा सा मैं फील आपको कराना चाहता हूं, देखो ये क्या अपना, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर यहां से बच्चों रे जाएंगे ऐसे, ये बेंड हो गए और ये आपके ऐसे यू निकल गए, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है बच्चों? अगर इस वाले रे को मैं, अगर मैं, ये मेरी एंगल है, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, अगर ये मेरी फाइनल ले है और ये मेरी इनिशियल ले, ओरिजिनल, तो ये जो एंगल है, ये क्या अपन बोले ये वाला एंगल, ये भी बोल सकते हो और ये वाला, सब तो बात है, ठीक है ना। ये जो एंगल क्या डेल्टा है, अपने को क्या देखना है बच्चों? डेल्टा मैक्सिमम देखना। एक से तो मैंने ग्राफ से देखो, बहुत इसको लेट पर मैं कैसे बता रहा हूँ, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, बहुत ज्यादा। मैंने काफी टाइम दिया है ताकि तुमको इसको इजी फॉर्म में कर सकूं। तो पहले तो मैंने ग्राफ से तुम्हें समझा रखा है कि डेल्टा है और आई है, और यहां से आपकी जा रही है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक तो आई की ये वैल्यू आएगी और एक आई की वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, पर यहाँ पे आई की वैल्यू हमें पता नहीं है। पर यहाँ पे हमें ये पता है कि आई की वो वैल्यू होगी, आई की वो वैल्यू होगी जहाँ पे ई वैल्यू क्या 90 डिग्री, हमें ये चीज पता है। और इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस और इसको ग्रेजिंग इमर्जेंट। ये चीज हमने प्रूफ बाय द ग्राफ देख लिया। अब मैं इसको फील कराना चाह रहा हूँ, लाइक देखो ऐसे, अब लाइक इसको ऐसे देखना,
अब यहाँ से तुम्हारा चालू रखा है, ठीक है ना। हालांकि तुम ग्राफ ड्रॉ कर सको तो अच्छा है, इसी के अंदर हालांकि पढ़ा रखा है ताकि रिलेट कर पाओगे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पढ़ो ताकि तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहे। जैसे रिलेट करो, मैंने ग्राफ रिलेट किया, एक्चुअल फील में मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, देखो कैसे। अब तुम्हें क्या है कि ये जो एंगल है इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में, फाइनल रे और इनिशियल रे के बीच में जो एंगल है, ये तुम्हारा क्या बच्चों, डेल्टा है ना, यही डेल्टा है। ये मैक्सिमम अपने करना है। मैक्सिमम कैसे हो जाएगी, अपन क्या करो, एक रे को फिक्स करो, लाइक अभी मान के इसको फिक्स कर लो। तो अगर तुम इस रे को ऐसे बेंड करना चालू करो, इस रे को तुम क्या करो, बेंड करना चालू करो, लाइक अभी क्या है, ये यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और इधर करोगे तो देखो एंगल और क्या होगा, बढ़ गया, और इधर करो एंगल बढ़ गया, और इधर करो तो एंगल बढ़ गया। मैक्सिमम इस रे को कहां तक लेके जा सकते, इंटरफेस के लो, है ना, इंटरफेस के लो, अंदर नहीं लेके जाना अपने को, तो मैक्सिमम अपन इसको लेके जा सकते हैं इंटरफेस के लो। मतलब ये जो रे है मैं इसको बेंड करते करते मैं क्या करूं, ऐसे इसको लेके चले जाऊं, तो क्या मेरे को क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। इस यही तो मेरा क्या होता है, अगर नॉर्मल ड्रा तो करो तो यही तो 90 डिग्री बना रहा है, यही तो मेरी ग्रेजिंग इमरजेंस होगी। यहीं पे आई के मेरे इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। ये देखो इंटरफेस के लंब चली गई। तो थोड़ा सा अपन फिगर साफ कर लेते हैं। तो अपना ये था, नॉर्मल छोड़ो अभी, ये अपना ऐसे निकल गया। तो अगर हम इस रे को इधर बेंड कर दें और लिख लें कि इफ दिस रे ग्रेज देन मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन आ जाएगी। अपने लैंग्वेज में लिखना, जो भी लिखना अच्छे से। और माना अगर तुम्हें ये रे अगर ग्रेजिंग कर ले जाए, इफ दिस रे ग्रेज देन मैक्सिमम डेविएशन अकर, है ना। ये तो ये हो सकता है, ग्रेज मतलब क्या हो जाए कि ये अगर चलो मान इसको मान लो सरफेस नंबर 1 और ये इंटरफेस नंबर 2 मान लो, सरफेस नंबर 2, तो लिख लो इफ दिस रे ग्रेज और ब्रैकेट में डालो 2। भाई 2 से ही तो जाएगी ना, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा फील देने के लिए मैं बता दिया जी। अगर तुम इसको रोक को देखो, इसको रोक, अब क्या करो, इसको तुम बढ़ाना चालू करो इस एंगल को। तो अगर मान लो कि अभी तुम्हारा एंगल ये है और यहीं से तुम मेजर करो, तो अभी ऐसे इसको इधर में बेंड करना चाहूँ, करते जाऊँ तो एंगल बढ़ना चालू हो गया, 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 है ना। तो ये अगर मैं इसको इधर लेकर चाहूँ तो मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, ग्रेज कर जाए, यानी कि इस ऐसे एंगल में भेजे कि इसका ऐसे निकल जाए, है ना। तो ये रे मेरी क्या हो जाए, ग्रेज कर जाए। अगर ये मेरी रे क्या हो जाए, ग्रेज कर जाए, मतलब इसके अलॉन्ग चल जाए, मतलब तो मेरा क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अपना मैक्सिमम डेविएशन आ जाएगा, है ना। तो अगर लिख लो इसकी दिस ऐसे करके इस साइड, एरो डायरेक्शन ये बता रहा है, एरो डायरेक्शन ये बता रहा है कि अपन इसको इधर लेके जा रहे हैं और मैक्सिमम इधर लेके जाएंगे, एज सिंपल एज। यानी कि अपन बोलेंगे इस रे को क्या करें, इफ दिस रे ग्रेज सरफेस 2 मतलब ब्रैकेट में, देन मैक्सिमम डेविएशन अकर। अगर मैं इसको क्या करूं, इस तरह लिख दूं और इसको सरफेस नंबर 1 लिखूं, तो इसको एरो बना कर लिख लेना कि इफ दिस रे ग्रेज और ब्रैकेट में 1 देन मैक्सिमम डेविएशन अकर, है ना। तो अपने को 2 कंडीशन मिल गई कि अगर ये रे इधर लेके चली जाए तब भी मेरा मैक्सिमम डेविएशन मिल जाएगा, और ये लेके चले जाए तो इधर मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अगर आपको पता है कि ये जो रे है आपको इस वाले पे डिपेंड कर रही है, ऐसा तो ठीक है, अगर हम इधर से बढ़ा दें एंगल या इधर और बढ़ा दें तो आपकी यही रे मिलेगी नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर चाहते हो, अब इससे भूल जाओ, अगर तुम चाहते हो कि ये जो रे है इसके अलॉन्ग निकले, मतलब ग्रेजिंग को, तो आई की वैल्यू तुम्हें एक ऐसी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें क्या मिले, ई 90 डिग्री मिले। ये इसी को मैं बोलूँ ई 90 डिग्री, या इसी को मैं बोलूँ, इसी को तुम बोल सकते हो कि इफ दिस रे ग्रेज, है ना, ग्रेजिंग हो रही है ना, तो हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर एक कंडीशन के लिए। इसके लिए भी हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सबके लिए आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसके हेडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो फिगर बना लो अब बिल्कुल अच्छे से, इसे ड्रॉ कर लो, और ऊपर भी लिख लेना कि इफ दिस रे ग्रेजेस देन मैक्सिमम डेविएशन अकर। ठीक है, अब अपना हेडिंग अगला, ठीक है। हालांकि सारी चीजें पढ़ा रखी, फिर से अब पढ़ा देते ऐसे में अच्छे से, नोट्स होना चाहिए। लिखो सो देयर आर 2 मैक्सिमम, देयर आर 2 केसेस पॉसिबल, हाँ लिखो सो देयर आर 2 केसेस, सो देयर आर 2 केसेस possible
फॉर मैक्सिमम डेविएशन। बोला है कि मैक्सिमम डेविएशन के लिए कितने केसेस पॉसिबल हो गए बच्चों? 2 ही पॉसिबल हो गए, ऑब्वियस सी बात है। एक तो मेरा ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए, ग्रेजिंग इमरजेंट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसके नीचे बना कर ऐसे लिख लूँ, ग्रेजिंग इमरजेंट मतलब क्या हुआ कि अगर तुम एक ऐसी वैल्यू आई की वैल्यू ले लो, आई की ऐसी वैल्यू ले लो, छोटा सा बना के फिगर ऐसे बना, ग्रेजिंग इमरजेंट मतलब हुआ कि एक ऐसी आई की वैल्यू ले लो। आई की वैल्यू मतलब क्या? ये नॉर्मल लगा आपका, ये आपकी वैल्यू। अब ये बेंड हो गया ऐसे, अब बेंड होने के बाद ये आपका नॉर्मल हो गया। अब ये क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए, क्यों? डेंसर, ये डेंसर है, रेयर में जा रही है, तो ये आपका ऐसे नहीं, ये आपका ऐसे नहीं जाएगा। आपको इतना करना कि ये आपकी ऐसे चली जाए। इसे थोड़ा और अच्छे से बना लो ताकि नॉर्मल लगे। हाँ ये देखो अभी 90 बन रहा है। ये क्या है? नॉर्मल नंबर 1। इस सरफेस पे ये नंबर क्या है? नॉर्मल नंबर 2। तो इस नॉर्मल से अभी तो रिफ्लेक्टेड रे है ना, देखो इस वाले सरफेस को देखो, इस वाले सरफेस के लिए ये रे आई, ठीक है, और ये रे अब ये नॉर्मल है। तो अब क्या है? ये रे जब यहाँ से बाहर जाएगी तो बाहर कितने एंगल पर जा रही है? देखो नॉर्मल से ये रिफ्लेक्टेड है, इंटरफेस के लिए कितना बना रही है? 90 डिग्री। तो ये ई की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। अब वही मेरा सवाल है कि इस ई के लिए 90 डिग्री होने के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना? ये आपका ए हमेशा दिया रहता है। तो एक तो ग्रेजिंग इमरजेंट की कंडीशन आ जाए और एक आ जाए कौन सी कंडीशन बच्चों? ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस के नीचे पे बना लो ऐसे करके आप। देख लो अभी ये क्या तुम्हारी ओरिजिनल है, तुम बढ़ा सकते हो। अब देखो तुम्हें मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा यहाँ पे। ग्रेजिंग इंसिडेंस कैसे होगी बच्चों? ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग मतलब क्या? 90 डिग्री या इंटरफेस के अलोंग। तो अगर ये अपन मान लो नॉर्मल है तो 90 डिग्री बनाए, यानी कि 90 डिग्री कब बनाएगा? ये 90 डिग्री कब बनाएगा? जब इसी सरफेस के अलोंग आ जाए, ऐसे यहाँ तक जाएगी। अब इस नॉर्मल के यहाँ से क्या हो जाएगी? ऐसे रे आई मेरी, समथिंग कुछ बेंड होगी। अब बेंड होकर क्या हो जाएगी? यहाँ पे आई को क्या बच्चों मेरी 90 डिग्री है, इसलिए बोले ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग मतलब इंटरफेस को लॉन्ग या 90 डिग्री, और इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रहे। और ये आपका यहाँ पे नॉर्मल हुआ और ये समथिंग कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, ये आपका ई हो गया। बस समझ में? तो देयर आर 2 केसेस पॉसिबल फॉर मैक्सिमम डेविएशन, वन इज द ग्रेजिंग इमरजेंट एंड अदर वन इज द ग्रेजिंग इंसिडेंस। अभी बात समझ में आई? बोलो। जैसे उस वाले केस में देखो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम डेविएशन क्या मिल सकता है? देखो यहाँ देखो, हाँ ये आपका ऐसे है, ये आपका बेंड हुआ और बेंड होने के बाद जब निकल रहा है तो इधर तो इंटरफेस के लॉन्ग निकल जा रहा है। तो ये आपकी फाइनल ले और ये आपकी क्या होगी? ये आपकी क्या ओरिजिनल ले होगी, ये वाली ले ओरिजिनल है, ठीक है ना? अब देख लो आप पीछे अगर ये पीछे बढ़ा इस रे को, तो ये जो एंगल देख लो कितना मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम डेविएशन होगा। यही मैं बता रहा था। एक उस वाले केस में भी दे सकते हो। तो अब अपन देखेंगे, अभी निकालेंगे कि ये आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, ताकि आपको ये मैक्सिमम डेविएशन मिले, ठीक है? ये सब बना सकते हो, बनाते जाओ, फिगर बहुत जरूरी है, बनाते जाओ। तुमको समझना है बस, अपने एंगल से समझो, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। अब इसमें कैसे तुम्हें पता चलेगा मैक्सिमम डेविएशन? देख लो इंटरफेस का, ये नॉर्मल आपका, ये क्या आपका? पहले नॉर्मल ही ड्रा कर लगा, तुम्हें दिक्कत आ रही है सबसे पहले नॉर्मल ड्रा करो, बहुत सारा काम। ये नॉर्मल है, 90 डिग्री पे मतलब आने का मतलब कि ये इसके अलोंग जाए, यहाँ से कुछ बेंड हो जाएगी नॉर्मल के बाद समथिंग, ये आपकी बेंड हो गई और ये अब क्या होगी कि ये नॉर्मल हो गया आपका, समथिंग कुछ एंगल पे निकलेगा। अब इस केस में अगर ऑफकोर्स कुछ एंगल पे निकलेगा, अब ये मत इसे 90 मत करना है यहाँ पे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ई हो जाएगी। अब क्या होगा? मैक्सिमम डेविएशन देख लो, ये फाइनल ले है और ये क्या आपकी ओरिजिनल ले है। ओरिजिनल इस साइड यहाँ तक है तो बढ़ा दो इसे, यानी ये कुछ ये आपकी हो गई ओरिजिनल ले, बढ़ाओगे और ये आपके पीछे, तो ये जो पीछे मिलाओगे इसे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? फाइनल ले और ये इनिशियल ले के बीच का एंगल, ये क्या देखो मैक्सिमम डेविएशन है। तो अब हमको निकालना है कि अब 2 केसेस है मेरे पास। अब दोनों केसेस के लिए तुम कोई भी उठा सकते हो और किसी के लिए निकालेंगे वैल्यू सब कुछ सेम आएगी। सपोज करो कि अगर मेरा सवाल ऐसा हो, लाइक ग्रेजिंग इमरजेंट के लिए, ठीक है, कि अगर ई की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, तो पता है कि ग्रेजिंग इमरजेंट होगा, मतलब इमरजेंट होता है कि इमरजेंस होता है बच्चों, थोड़ा याद देख लेना, इमरजेंट रे, ठीक है, इमरजेंट होता है। हाँ, तो तुम्हें पता चल गया कि भाई साहब ऐसा है कि मेरे को मैक्सिमम डेविएशन मिलने वाला है जब आपकी
सरफेस नंबर 2 से रिफ्रैक्टेड रे है ऐसे बोल सकते हैं, वो इंटरफेस के अलॉन्ग चले जाए, या सरफेस 2 के अलॉन्ग ग्रेजिंग हो जाए, या ई को वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो हमें एक चीज तो पता होगा कि ई की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है, पर हमें ये पता नहीं है कि आई की वैल्यू क्या होगी, और हमें ये भी पता नहीं है कि मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा। तो अगर मान लो हमें मैक्सिमम डेविएशन निकालना है, मान लो तो तुम्हें पता है आई की वैल्यू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए होता है। ए की वैल्यू तो तुम्हें प्रिज्म दिया होगा तो वहां पे आ जाएगा क्योंकि प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, और ई तुम्हें पता चल गया 90 डिग्री है। अगर तुम्हें बस ई आई पता चल जाए कि आई की, यानी कि देखो ए पता है ई पता है, अगर बस तुम्हें आई की वैल्यू पता चल जाए तो तुम्हें मैक्सिमम डेविएशन निकाल सकते हो। तो चलो अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन के लिए उसको उठाएंगे बस एक को, और एक को खुद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, फंडा बस देखना, सब कुछ बिल्कुल सेम आंसर आएंगे। चलो उसको उठाते हैं। फॉर ग्रेजिंग मेजरमेंट के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, फॉर ग्रेजिंग मेजरमेंट के लिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन है। अब मैं उसको एग्जांपल लेकर मैं सेट कर रहा हूं, देखना। ये आपकी रे बच्चों आई, बेहतर नॉर्मल ड्रॉ कर लेगा, इस वाले सरफेस पर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो, खत्म कहानी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितनी एंगल बनाएंगे आई हो गया, रिफ्रैक्ट हो गई ऐसे कुछ, रिफ्रैक्ट हो गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कितना एंगल बनाया था, ये R1 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे फिर से मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगा ऐसे। तो अब तो हम कौन सा कंडीशन ले रहे हैं, ग्रेजिंग मेजरमेंट का, यानी कि 90 डिग्री बनाना चाहिए नॉर्मल से। तो 90 डिग्री नॉर्मल से बनाने का मतलब क्या कि रिफ्रैक्शन के बाद ये रे मेरी ऐसे आ जाए, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, ये तो ए दिया रहेगा, ये मेरा हो गया R2 हो गया, ये मेरा क्या होगा R2 होगा। अब मेरे को कंडीशन फॉर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर एयर इस साइड भी एयर इस साइड भी। अब देखो बच्चों तुम्हें ध्यान से देखना कि ई की वैल्यू क्या बच्चों 90 डिग्री है, ठीक है। मेरे को मैक्सिमम डेविएशन सपोज निकालना है, मैक्सिमम डेविएशन। तो हाँ, इस केस में तुम्हें पता है कि मैक्सिमम डेविएशन होगा, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें पता है कि डेल्टा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास आई प्लस, ध्यान से सुनना, एक ही स्टेप देखो, डेल्टा की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ई है, तो डेल्टा मैक्सिमम कब होगा, जब आई की वैल्यू में पता नहीं है निकालेंगे, ई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो मैंने ई की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दिया था माइनस में ए। अब हमें आई की वैल्यू तो पता नहीं है, ए तो दे रखा होगा, और ई को 90 ले लिया, हमें आई की वैल्यू पता नहीं है, आई की वैल्यू पता करना पड़ेगा। इसे नंबर इक्वेशन नंबर 1 मान लो। देखो सवाल कुछ भी हो सकता है, बोल सकते हैं कि ग्रेजिंग हो तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, या ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू पता करो, तो बस आई निकालो, मैक्सिमम डेविएशन पूछता है तो आई की वैल्यू पुट कर दो, कुल मिलाकर हमें आई निकालना है। हमेशा बच्चों क्या है, दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, हमेशा ध्यान रख लो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करना है। दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों जगह स्नेह से लगा दो। ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, दोनों जगह क्या करना, स्नेह से लगाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, हालांकि यहाँ पे स्नेह से लगाने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप दिख रहा है मेरे को। देखो कैसे, अगर इसमें अगर यहाँ यहीं से शुरुआत करो, यहीं से, ठीक है ना, अगर यहीं से शुरुआत करोगे बच्चों तो तुम्हें दिख रहा है क्या, ध्यान देखना कि अगर यही शुरुआत, ये वाला देखो, इस वाला, अगर इस बस सब कुछ भूल जाओ, ये भूल जाओ, समझो कि ये बाउंड्री है, और ये क्या है कि इस सरफेस के लिए ये क्या इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या होगी कि आपकी ये क्या इंटरफेस को लॉन्ग चली गई, तो ये मेरा क्रिटिकल एंगल हो गया R2 हो गया ना मेरा क्रिटिकल एंगल। बोलो, वही तुमने सीखा था कि ये मान लो इंटरफेस है और ये नॉर्मल है और डेंसर से कोई रे आ रही है, तो एक ऐसा एंगल जब रिफ्रैक्टेड रे क्या बन जाए, 90 डिग्री बना ले। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा इंसिडेंस एंगल जहां पे क्रिटिकल एंगल क्या बना ले, आपका 90 डिग्री बना ले, सो रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये R2 क्या है, इंसिडेंट एंगल। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, R2 को अपन C ले सकते हैं, R2 को अपन क्या ले सकते हैं, C ले सकते हैं। अगर R2 अपना C हो गया बच्चों, तो अब बताना हमको यहां से A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 से कैन आई राइट R1 इक्वल्स टू A माइनस R2, और A माइनस R2 मतलब क्या हो गया, A माइनस C। बोलो, तो अब सीधे अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ऐसे कि ये जो वैल्यू बच्चों कितनी हो गई C, और ये वैल्यू कितनी होगी अपनी A माइनस C। बोलो, ये वैल्यू C हो गई और ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों मेरे पास, A माइनस C हो गया।
ये हो गया आपका ए, मैं इस वाले एंगल को मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये ए माइनस सी है और ये वाला एंगल क्या सी है। आई होप दिख रहा होगा अच्छे से, दिख रहा है। यहाँ तक बच्चों आ गए। तो ये तुम्हें समझाने के लिए था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लिखना अच्छा होता साइड में लिखना, ठीक है ना। अभी आते स्टेप पर ज़्यादा बेसिक में चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डेल्टा मैक्स को लेकर कितने हुए बच्चे, आई प्लस 90 माइनस सी। अब देखो तुम्हें करना क्या है, आई निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, श्रेणिक लॉ लगा दो, श्रेणिक लॉ लगा दो इस सरफेस पे। तो अगर श्रेणिक लॉ लगाओगे इस सरफेस बच्चों, अब तुम्हें लगाना हो तो लिख लेना कि एट, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, श्रेणिक लॉ एट सरफेस 1। तो अगर ये मेरा इधर क्या रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1 है तो 1 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन है, इक्वल टू में हो जाएगा आपका क्या, n इंटू में साइन और a माइनस से। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है प्रिज्म का, इतना हो गया 1 इंटू में साइन इक्वल टू n इंटू साइन a माइनस से। हमें चाहिए बच्चों क्या, i, तो अपन लिख सकते हैं i इक्वल टू साइन इनवर्स n इंटू साइन a माइनस सी। कैन राइट दिस। अच्छा सी के लिए कोई दिक्कत है क्या, अपन सी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। सी के लिए क्या होगा, यहाँ से देख लो, एक तो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, साइन सी को 1/n होगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं पता है 1/n, तो यहाँ से निकाल सकते हो, श्रेणिक लॉ लगा इस सरफेस पे। तो बोलोगे कि सर n इंटू हो जाएगा, n इंटू में साइन सी और बाद में क्या हो जाएगा, साइन 90 1 इंटू में, और क्या है n की वैल्यू भी कितना है, 1 ही है। तो यहाँ से आ गया साइन सी की वैल्यू क्या होगा, 1/n हो गया। तो वो तो हमने बताया भी था, क्रिटिकल एंगल के लिए साइन सी की वैल्यू 1/n होता है। अगर एक मीडियम क्या हो आपका, रेयर जो है आपका 1 हो, रेयर क्या हो, रिफ्रैक्टिव, एक डेंसर तो n हो गया, और जो रेयर वाला मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1 है, तो उसके इसमें क्या था, साइन सी की वैल्यू क्या था, 1/n होता है। तो सी की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1/n। यहाँ से कन्वर्ट करना चाहते हो सी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड बताना है या नहीं बताना है। तो यहीं तक रखो। अगर सी भी तुम्हें चाहिए तो सी निकाल सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पर सी को साइन इनवर्स 1/n भी पुट कर सकते हो, देख लो कैसे, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइन सी की वैल्यू क्या होती है, 1/n होगा, तो सी की वैल्यू साइन इनवर्स 1/n होगा ना, क्योंकि देखो ना तुम्हें n तुम्हें पता रहेगा, a पता रहेगा, c पता नहीं रहेगा, तो c तुमने पता कर लिया। तो जब c पता कर लोगे तो i मिल जाएगा। जब i की वैल्यू क्या करो, पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे बच्चों, तो डेल्टा मैक्स कितना हो गया अपने पास, वो हो गया डेल्टा मैक्स हो जाएगा कि 90 माइनस ए प्लस में साइन इनवर्स n इंटू साइन a माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 90, अच्छे से लिखना है अरेंज करके, 90 माइनस ए प्लस में साइन इनवर्स n इंटू साइन a माइनस सी। अब बच्चों ये फॉर्मूला को याद रखना, क्या याद रख लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्रोसेस फॉलो कर लो। मैं तो बोलूंगा कि याद तो भूल जाएगा बार बार, प्रोसेस ही फॉलो कर लो। कि क्या करना है, स्लेंस लगाना है, वहां से आई की यहाँ पे स्लेंस लगाओ, आई के लिए पुट कर लो यहाँ पे, आई के लिए स्लेंस लगाओगे तो आई के लिए मिल जाएगा आपको। आई वैल्यू के लिए सी चाहिए तो साइन सी इक्वल टू 1/n हो जाएगा। अब ये मेरा फॉर्मूला आई प्लस 90 माइनस इसमें पुट कर दो, तो आई की वैल्यू इक्वल 90 डिग्री होगा, आई की वैल्यू में निकाल रखा तो आ गया। तो ये कंडीशन हो गई बच्चों। अगर तुम बोलो तो अगर ये बच्चों इसके लिए अगर तुम इसके लिए तुम देखना चाहते हो कि ग्रेजिंग इंसिडेंस हो ऐसे और ऐसे, और ये आपकी क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन, तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। ध्यान से समझना भाई, मैंने क्या दो केसेस हैं, एक तो ये ग्रेजिंग इमर्जेंट वाला और मैंने प्रूफ कर दिया मैक्सिमम डेविएशन इतना होगा। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस भी होगा ना तो वही होने वाला है, वही होगा, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब कि आपकी ऐसे रह जाए तब भी आपकी मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, यही आएगी। तो बस आप समझ लो। और दोनों केस में यही, इस केस में भी आपको यही फॉर्मूला, यही केस अप्लाई करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक लिख लो, काम हो गया। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि चलो ये वाला समझ में आ गया, लेकिन मैं इसके लिए समझाना चाहता हूँ। लाइक देखो ऐसे कि अगर ये ग्रेजिंग इंसिडेंस हो, मतलब क्या ये इंटरफेस हो, ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब क्या, इंसिडेंट 90 डिग्री बना है, यहाँ से 90 डिग्री बना ली, यहाँ से कुछ बेंड होगी बच्चों, और ये आपके ऐसे, यानी ऐसे नहीं, ये आपकी नॉर्मल है और ये आपकी ऐसे निकल गई, तो ये कितना होगा, ई हो गया। अब हमें बताओ कि ये क्या है, यहाँ पे अगर तुम स्लेंस लगाओगे तो यहाँ पे देख लो, मैं क्रिटिकल एंगल ही होगा बता रही है, ये वाला भी एंगल नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, ये सी, ये क्रिटिकल एंगल होगा। देखो मैं प्रूव कर देना, देखो कैसे कि अगर
अगर स्नेह से लगाओगे तो इधर क्या होगा, क्या होता है स्नेह से, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। n1 कितना है भाई 1 है, साइन 90 मतलब 1 हो गया, n हो गया और साइन r हो गया, तो साइन r की वैल्यू कितनी हो गई 1/n। ये तब कब होता है जब r की वैल्यू क्या हो, c मतलब क्रिटिकल एंगल के लिए होता है। तो ये क्रिटिकल एंगल c हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों a माइनस सी हो जाएगा अगर ये पता है तो। और फिर यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा e की वैल्यू बिल्कुल वही मिलेगी आपको, e की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स और साइन a माइनस साइन इनवर्स n इंटू में साइन a माइनस सी, यही वैल्यू मिलेगी आपको। और तुम्हें पता है डेल्टा की वैल्यू क्या होता है, i प्लस ई माइनस ई होता है। तो डेल्टा मैक्सिमम कितना हो जाएगा इस केस में, i की वैल्यू कितना है 90 प्लस ई की वैल्यू तुम्हें पता है ये जो हो गया, तो साइन इनवर्स पुट कर दो माइनस में कर दो तो बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। हर जगह एक ही वैल्यू एक ही बता के काम हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, बस फंडा सही रखो, हमेशा याद रहेगा। तो मैक्सिमम कंडीशन की फिर से अपन रिपीट कर लेते एक बार कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, यानी डेविएशन तुम्हें पता है डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस जो होता है। तो कंडीशन मतलब डेल्टा मैक्स की वैल्यू कब आएगी मेरी, तो मैंने अपन देख लिया बाय द ग्राफ, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि एक तो आपका आई मैक्सिमम 90 डिग्री से बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग मतलब क्या होता है 90 डिग्री या इंटरफेस को, इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे, ऐसे बोलो ग्रेजिंग 90 डिग्री, इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे 90 डिग्री बना है, ग्रेजिंग इमर्जेंट मतलब क्या इमर्जेंट रे इंटरफेस से कितना 90 डिग्री बना है आपका, नॉर्मल से आपका 90 डिग्री बना है। ये दो केसेस पॉसिबल है बच्चों, और मैंने दोनों केस के लिए बता दिया, मैंने रे को ऐसे मुड़ा उड़ा के दिखा दिया ताकि आप फील कर पाऊँ। और मैंने फंडा याद रखना है कि देखो कैसे याद रखना है, मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तुम्हें डेल्टा का, दोनों केस पॉसिबल है। मान लो कि ग्रेजिंग इमर्जेंट चाहिए तुम्हें, तो एक तुम्हें दे रखा होगा, तो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, ध्यान से सुनो, डेल्टा इक्वल्स टू क्या है आपका ए प्लस ई माइनस ई है। ई को तो हमें जरूरत नहीं है, वो तो दिया ही रखा होगा, क्योंकि ई वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जैसा प्रिज्म होगा उसके हिसाब से एंगल दिया होगा। ई को वैल्यू में पता चल गया 90 डिग्री, आई की वैल्यू चाहिए, स्नेह लगाओ खत्म कहानी, बस ऐसे याद रखो, स्नेह लगाओ यहाँ पे खत्म कहानी, लिखना हो तो लिख लो यहाँ पे। डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी ई आई प्लस ई माइनस ई, ये तो गिवन होगा, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो जाएगा स्नेह लगा प्लस लेंस लॉ, खत्म, तीनों वैल्यू आ गई। तो ये बच्चों मैक्सिमम डेविएशन हो गई। अगर क्या अपन इसी तरह अपन कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन देख सकते हैं, ये तो अपना मैक्सिमम डेविएशन होगा, देख रहे हो आधे घंटे डिस्कस हुआ है बाप रे। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ग्राफ से मैंने बताया था बच्चों, जो ग्राफ को मैंने पहले देखो कितना यूज हो रहा है ग्राफ से, कि यहाँ पे y एक्सिस डेल्टा और i की वैल्यू यहाँ पे x एक्सिस पे हो, ये वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे मिनिमम आया ग्राफ का, यानी कि ये जो वैल्यू होगी इतना, ये क्या मिनिमम डेविएशन होगा। तो वहाँ पे x की वैल्यू कितना है मतलब i की वैल्यू, यानी कि इस i की वैल्यू पे क्या हो जाएगा मिनिमम डेविएशन होगा, इस i की वैल्यू क्या होता है अपना e बराबर होता है, जो मैंने बताया था, यानी कि एंगल मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्या एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो अब देखो अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी बच्चों, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट का मतलब बराबर होने का मतलब क्या, ध्यान से देखो, ये आपका प्रिज्म है, ये आपकी ऐसे रे आएगी बच्चों, ठीक है, ये नॉर्मल है, हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करो, ये क्या होगा आपका आई हो गया। अब क्या बच्चों की ये आपकी, अब इस केस में क्या है मिनिमम डेविएशन केस में ये आपका क्या बेस है किसका प्रिज्म का, अब यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी इसके बिल्कुल ही, और ये फिर नॉर्मल, और फिर क्या हो गई बिल्कुल ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आई और ई क्या बराबर है, ठीक है ना, यानी आई और ई क्या बराबर है, और यहाँ पे R1 होता है ना अपना, और ये होता है R2, और ये होता है अपना A। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए अपन ने देखा था बच्चों, पहली बात कि मैंने देखा था कि
आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई के बराबर होनी चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या हो जाएगा बच्चों, जो रिफ्रैक्टेड रे है आपकी वो किसके पैरेलल होगी, बेस ऑफ प्रिज्म। लिख लो बेस, बस खत्म कहानी। ये क्या होता है, प्रिज्म में ये वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये दो, और इसको बोलते हैं अपन बेस बोलते हैं। तो ये चीज होगी बच्चों, अभी तक तो मैंने अभी कुछ स्टार्ट किया ही नहीं, अभी तो ये चीजें बस तुम्हें बता रहा हूं कि मिनिमम डेविएशन कैसे आता है। अभी स्टार्ट करेंगे, अभी देखते जाओ। तो आई की वैल्यू ई हो गया, मतलब इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस, पहला नंबर पॉइंट। मतलब इसका क्या हुआ कि रिफ्रैक्टेड रे जो है पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, लिख लेना बेस ऑफ प्रिज्म। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपकी मिनिमम डेविएशन, अगर कोई भी रे पैरेलल होगी बेस के, किस बेस के, बेस के प्रिज्म के, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वो हो जाएगा आपकी कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। दूसरा पॉइंट में लिखो ध्यान से, तुम्हें पता है बच्चों कि आई की वैल्यू ई होती है, और तुम्हें ये भी पता है कि अब तक कि ये जो आई होता है इन दोनों के समेशन के बराबर होता है, मतलब क्या R1 प्लस में R2। अब दोनों बराबर है, R1 हाँ ठीक है। तो ये आई की वैल्यू क्या बच्चों, ई के बराबर है। एक तो ये पॉइंट देख लो, आई की वैल्यू क्या होगी, ई के बराबर हो गई। अब और रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, पैरेलल टू बेस हो गई, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, वो तो कंडीशन होता ही साथ साथ। अगर आई की वैल्यू ई के बराबर होता है तो इससे भी याद रखना है कि जो R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 के बराबर होगी, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट लिखो कि R1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, R2 के बराबर होगी, ये दोनों वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा एक काम करना, तुम लोग को होमवर्क है, ज्योमेट्री अगर देखना तो, या जो भी लगा के देखना कि R1 R2 कैसे मतलब बराबर होता है, ठीक है ना। ये होता है बराबर, ठीक है ना। तुम लोग का काम है कि R1 R2 देखना कैसे बराबर होता है। तो I इक्वल्स टू ई तो बराबर होता है, साथ साथ में क्या होता है, R1 और R2 भी बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ में क्या होता है आपका R1 और R2 बराबर होता है, ठीक है ना। मेरे को दिख गया, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप खुद का टास्क देखना क्यों होता है। तो R1 इक्वल्स टू R2 होगा बच्चों बराबर, सिनेस लगाना तो मिल जाएगा, ठीक है, दोनों जगह। तो अब देखो कि हमें पता है कि बच्चों होता है कि ए को होता है बच्चों R1 प्लस में R2। तो कैन आई राइट दिस R1 प्लस R2 को मैं लिख सकता हूँ, अगर R2 को R1 लो तो 2R1 लिख सकता हूँ, ये भी सकता है। तो या मैं R1 R2 का R1 लिया तो 2R1 हो गया, अगर R1 को R2 लूँ तो ये मेरा 2R2 भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो यहां से बच्चों मेरे को मिल गया R1 इक्वल्स टू a/2 और R2 इक्वल्स टू a/2, तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू a/2। ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, R1 इक्वल्स टू R2, और ये जो a है ये क्या होगा, इसका किसी भी एक का हाफ कर दो, दोनों तो सेम ही है, तो R1/2 को लिखो या R2/2 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक तो मेन चीज आया ही नहीं है जो होना चाहिए, हमें तो डेल्टा निकालना है ना, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, डेल्टा निकालना है। अब आज लिख लो तीसरा पॉइंट में, अपन तीसरा पॉइंट पे आने वाले हैं अब हम लोग। तीसरा पॉइंट में आओ अपन, क्या मिनिमम डेल्टा को अपन निकालना है मिनिमम। तो अब क्या करो तुम, ये कर लो वही वाला इक्वेशन। अब मैक्सिमम डिवीजन के लिए कौन सा इक्वेशन लेता है, अपने पास एक ही है आपका, यही सब कुछ देगा। डेल्टा इक्वल्स टू क्या, I प्लस ई माइनस ए। मैक्सिमम डिवीजन निकालना इसी से करेंगे, मिनिमम डिवीजन निकालना इसी से करेंगे। मैक्सिमम डिवीजन के लिए क्या किया था, इक्वल 90 डिग्री ए दिया था और I के लिए सेनेस लगा दिए थे। अब देखो मिनिमम डिवीजन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल देखो क्या अपन कौन कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इजी लगेगा आपको। तो डेल्टा इक्वल्स टू अपने पास है बच्चों I प्लस ई माइनस ए। फॉर मिनिमम डिवीजन के लिए डेल्टा मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, I की वैल्यू क्या हो जाए, E के बराबर हो, यानी कि मैं E को क्या कर देता हूँ, E की जगह मैं I पुट कर देता हूँ, तो I प्लस I माइनस ए लिख सकता हूँ, या मैं इसी को लिख सकता हूँ 2I माइनस ए लिख सकता हूँ, या मैं इसी को लिख सकता हूँ कि डेल्टा मिनिमम प्लस में A इक्वल्स टू क्या हो जाए 2I। तो यहाँ से मेरे को बच्चों आ गया I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 हो गया। इसे याद रखना है,
अगर तुम्हें आई तुरंत निकाल, ये कब होगा बच्चों, मिनिमम डेविएशन केस में आई फटाक से निकाल लोगे। अच्छा मैक्सिमम डेविएशन केस में आई क्या आ रहा था, याद रख सकते हो, याद को सिलेंसर लगा लेना, तो अपन हमें को याद रहा है सिलेंसर लगाने के बाद साइन इनवर्स ब्रैकेट में n इंटू साइन ए माइनस सी, वहां पे आई और यहाँ पे आई, देख रहे हो ना फर्क। मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई तुम्हें निकाल लिया और मिनिमम डेविएशन के आई ये है, ऐसे रिलेट करो, रिलेट करो। अब तुम क्या करो, स्नेल्स लॉ लगाओ, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या मिलेगा, उसका रेट वहां पे हमेशा ए है बच्चों मान लो, और प्रिज्म का मान लो क्या n है, तो 1 इंटू में साइन आई और क्या हो जाएगा n इंटू में साइन r1 है ना, या r भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, r1 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू यहां से बन लिख सकते हो बच्चों साइन i अपॉन में साइन r1। कैन आई राइट दिस, अगर आप इसको ये लिख सकते हैं तो ऑफकोर्स आप इसको ये भी लिख सकते हो कि n की वैल्यू साइन में i की वैल्यू पुट कर दो, i की वैल्यू कितनी बच्चों, a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 अपॉन में हो जाएगी साइन r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई 2 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बोले सर आपने तो n की वैल्यू निकाल दिया, n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 इक्वल्स टू साइन a बाई 2। देखो ये ऐसे याद करने में इजी होता है, n की वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा, a दिया रहेगा, डेल्टा मिनिमम यहीं से निकल आ जाएगा, इसमें है ना डेल्टा m का टर्म। तो ये बच्चों हो गई आपकी बात, हमने निकाल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए भाई मिनिमम डेविएशन के लिए, क्या होना चाहिए, a प्लस डेल्टा m बाई 2, a प्लस डेल्टा m बाई 2। और मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या हो रहा था, जाके ओपन करके देखना क्या हो रहा था, आई की वैल्यू साइन इनवर्स ब्रैकेट में n इंटू साइन ए माइनस सी। अच्छा वहां पे मैक्सिमम डेविएशन क्या हो रहा था, 90 माइनस ए प्लस साइन इनवर्स साइन n इंटू साइन ए माइनस सी, और यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, मिनिमम डेविएशन, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो अपने को आई की वैल्यू पता चल गई और n की वैल्यू यहाँ से मिनिमम वैल्यू भी पता चल गई, तो दोनों को इसको रिलेट करो। अच्छा चौथा किससे आता है बच्चों, इसी में तीसरा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट करके लिखो, चौथा पॉइंट करके लिखो, इसी के अंदर अभी कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन ही चल रहा है, चौथा पॉइंट करके लिखो। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर देखो, अगर ऐसे ले लिए तुमने तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये काफी इंक्लाइनेशन इन दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस का ज्यादा है। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव जो सरफेस है बहुत ही पास में, देखो ऐसे, देखो बहुत मिनिमम हो गया। तो अब देखो क्या अपने को मिलने वाला है, क्या रिजल्ट वही रहेगा या डिफरेंट रहेगा, चलो देखते हैं। तो इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, ध्यान से देखो, तो मैं फिगर बना रहा हूं ऐसे, इधर छोटा ही मैं ले रहा हूं, ये छोटा है, बहुत छोटा होता है, फिगर तुम्हें दिखाने के लिए ऐसे दिख रहा है। तो ए हो गया बच्चों, और यहां से अपनी रे आएगी, पैरेलल होगी, और ये अपनी ऐसे निकल जाएगी। ये यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पे करो, ये आपका आई बनेगा, ये आपका ई बनेगा, और ये दोनों क्या होगा आपका सेम होता है ना, R1 R2, ये भी R हो गया और ये भी R हो गया, और एक वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। R1 R2 लिख को दोनों बराबर कर दो, ये भी हो सकता है। अब देखो अपने को क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ हमें एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, यानी गिवन क्या है बच्चों, हमें पता है गिवन दे रखा है कि A इज स्मॉल, इसका तो ये होना A क्या आपका स्मॉल है। अगर अच्छा A को स्मॉल होने के लिए और क्या क्या स्मॉल हो सकता है, ध्यान से देखना। अगर A स्मॉल है बच्चों तो A की वैल्यू R1 प्लस R2, अगर A स्मॉल है तो बिल्कुल R1 और R2 को भी स्मॉल होना पड़ेगा, तभी उनका समेशन क्या होगा, स्मॉल होगा। बात समझ में आ रही है आपको, तभी उनका समेशन क्या होगा आपका स्मॉल होगा। दैट मीन्स मतलब ऐसे लिखते हैं ना अपन, दैट मीन्स R1 एंड R2 विल बी स्मॉल, विल बी स्मॉल, दोनों को। अब A को तुम घटा रहे हो तो R1 R2 को तो घटाना पड़ेगा ना, तभी मिनिमम आएगा ना, R1 एंड R2 विल बी स्मॉल। अच्छा ये बताओ कि तुमसे मेरा सवाल है, क्या अगर ये R1 R2 मतलब ये R, अच्छा ये बताओ क्या ये R घटेगा तो क्या I घटेगा बढ़ेगा, लोगों कोई बता सकता है क्या रिलेशन आएगा यार में? तो बिल्कुल स्नेल्स लॉ के थ्रू हमें पता है कि साइन I इक्वल्स टू क्या होता है, साइन R, साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ से साइन
आई बाई इक्वल टू साइन, मतलब साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, इसका मतलब ये भी होगा कि आई इज प्रोपोर्शनल टू आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह मैं यूज करने वाला हूँ, याद रखना। तो अगर रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ा रहे हो तो इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा, इंसिडेंट एंगल बढ़ाओ तो रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ेगा। तो अगर R1 R2 विल बी मिनिमम स्मॉल, मतलब R को आप स्मॉल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स और I एंड E विल बी आल्सो स्मॉल। सो I एंड E विल बी, I एंड E इज आल्सो स्मॉल, या विल लिख लो, जो भी लिखना कोई दिक्कत नहीं। इज आल्सो स्मॉल, इज आल्सो स्मॉल। तो तुम डायरेक्ट ये सब कुछ पता कर सकते हो, ऐसे रीजन मैंने समझा दिया ताकि काम आ जाए, ठीक है ना। मैं बार बता रहा हूँ, कहीं भी ऐसे रीजन आपको नहीं समझाया जाएगा। सीधे अपना लंबा लेक्चर होने का मतलब क्या, अपन ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, काफ़ी एकदम अंदर तक जाते हैं, ठीक है ना। वरना 2-4 लेक्चर आपके शॉर्ट ही होते हैं, इतना लंबा नहीं जाता। अपन इसलिए ऐसे करते हैं कि ताकि हर एक बच्चा समझे बिल्कुल ही बेसिक से। तो मैं सीधे ऐसे बता सकता हूँ कि अगर ए स्मॉल होगा तो सब कुछ स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल है ना। तो अब तुमने क्या देखा, यहाँ देखो ए स्मॉल है तुम्हारा, R1 R2 विल बी स्मॉल, और यहाँ पे देखा I एंड E इज आल्सो स्मॉल। यही तो एंगल है, ए स्मॉल है, R स्मॉल है, I एंड E स्मॉल है, यानी कि ओवरऑल दैट मीन्स ओवरऑल ऑल एंगल विल बी स्मॉल, ऑल एंगल विल बी। अब हमको क्या सबसे मतलब है, नहीं, हमें मतलब बस था इससे I और E को स्मॉल होने का। अब बताऊंगा क्यों, ध्यान से देखना। अब क्या करो, तुम स्नेस लॉ लगाओ, तो यहाँ पे स्नेस लॉ, तो 1 इंटू में मैं लिख सकता हूँ साइन आई, और इंटू में क्या साइन आर लिख सकता हूं। तो यहां से बच्चों मेरे को मिल जाएगा साइन, देखो अगर आई मेरा स्मॉल है तो साइन आई को मैं बस आई भी लिख सकता हूँ, यही मैं बताना चाह रहा था। और इंटू ए आई कोस्ट एन, और साइन आर को मैं लिख सकता हूँ बस केवल आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे, एक सेकंड, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो यहाँ से जाएगा एन इंटू आर वन प्लस आर टू, R1 R2 कर लो, ठीक है ना, भाला बराबर रहेगा, तुम्हें सुविधा रहेगा, R1 R2 कर लो। 1 इंटू साइन आई कोस्ट एन इंटू साइन R1, तो आई कोस्ट एन इंटू R1, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाओ इस वाले सरफेस पे, अंदर में n और उसका इंटू में साइन R2 और इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू में साइन ई। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा मेरे को n इंटू R2 इक्वल टू ई, या अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि ई इक्वल टू क्या होगा n इंटू में R2, ये भी बोल सकते हैं। इसको क्या करो, ऐसे कर लो आप, i इक्वल टू n इंटू R1 और ई इक्वल टू n इंटू में R2, ठीक है। अब क्या है कि तुम्हारे पास देख ले, अच्छे से दिख रहा है तुम लोग को, दिख तो रहा है। देखो ये चीज समझ में आया तो बेहतर है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, सीधा आपको फॉर्मूला याद रख लोगे तब भी काम हो जाएगा, हालांकि फॉर्मूला पे ही काम आपका चलता है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आई प्लस ई माइनस ई, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, यही है ना हमें बता। तो डेल्टा मिनिमम हमें करना है, तो देख लो मिनिमम के लिए अपन क्या पुट करेंगे, डेल्टा मिनिमम आई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों n इंटू में R1, इक्वल कितना आ जाएगा n इंटू R2 माइनस में, और यहाँ से डेल्टा मिनिमम आ जाएगा बच्चों, n कॉमन ले लेंगे अपन, तो R1 प्लस R2 माइनस में, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब इधर मिटाते अपन, तो अब देखना डेल्टा m की वैल्यू हमें मेरे पास आ रखी है बच्चों n इंटू में R1 प्लस R2 माइनस में, और यहाँ से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी n, R1 प्लस R2 क्या होता है, a होता है माइनस a, तो फिर यहाँ से a मेरा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में a। डेरिवेशन नहीं पता है चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि 12th है तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड में आएगा। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू n माइनस 1 इंटू में a होगा, क्या हमेशा होगा ये नहीं, ये तब होगा इफ a इज स्मॉल, तभी लगा सकते हो, लाइक दिया रखा होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब लगा सकते हो। अगर कुछ भी, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा है तब क्या लगाएंगे, मिनिमम डेविएशन के लिए तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू होता है अपने पास क्या होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन में साइन a बाई 2, ये अपन लगाएंगे, बात समझ जाए। तो मिनिमम डेविएशन के लिए आपको ये पास फॉर्मूला है आपका, एक ये है और एक ये है,
मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना तो याद रख लो, अच्छी बात है, अदरवाइज सेनेस लॉ लगाओ। और हर एक जगह जितने भी डेरिवेशन प्रूफ हैं बच्चों सबके लिए मैंने ये यूज किया, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, और क्या हमने प्रूफ किया है, लगाया सेनेस लॉ, बस यही लगाया हमने। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल है सबके लिए। एक और बच्चों कंडीशन है एंगल ऑफ कंडीशन फॉर अपना अगला टॉपिक बच्चों कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी को देखना। अगर तुम्हारा पिछला टॉपिक क्लियर तो अपने आप क्लियर है। फिर से सुनो, ये जो फंडा यहाँ पे चलने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलने वाला है, ध्यान से देखना। पहले तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस समझ में आनी चाहिए कि इमरजेंस मतलब जो आपकी फाइनल रे है, नो मतलब वो फाइनल रे आपकी निकले ही नहीं प्रिज्म से, उसकी कंडीशन। मतलब मेरा सवाल मैं समझाता हूँ बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। आपको पता है कि यहाँ से रे जाती है, ऐसे अंदर जाएगी, बेंड हो जाएगी और फाइनली आपकी ऐसे निकल जाती है। एक ऐसे अपन करते करते अपन इसको चाहे तो इसको टिल्ट कर सकते हैं। अगर आई को चेंज करेंगे तो अपना ये एंगल क्या होगा, ऐसे इधर आपका सरफेस के लगा, अगर ये सरफेस 2 है इधर आता जाएगा तो एक कंडीशन आई की वो भी हो लेती है जहाँ पर ग्रेजिंग हो जाती है, इक्वल 90 डिग्री हो जाता है। और हमने देखा है वो आई इक्वल अपने पास आती थी साइन इनवर्स ब्रैकेट में n इंटू साइन ए माइनस सी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन में पढ़ाया था। तो ये क्या है बच्चों, इमरजेंट रे यही है, अभी भी निकल जा रही है। अगर देखा जाए इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए इधर भूल जाओ, बस सोचो ये सरफेस है, तो ये इंसिडेंट एंगल है और ये क्या हो गया, ग्रेजिंग हो गया है। मतलब क्या, अगर ये नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये जो एंगल है आपका क्रिटिकल एंगल है, तभी इंटरफेस के लोग आया है, नॉर्मल हो गया ये, और ये आपका ऐसा इंसिडेंट एंगल जहां पे रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए 90 डिग्री बना है या ग्रेजिंग हो जाए, उसी को तो क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ बच्चों, कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी का मतलब हुआ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सरफेस 2, अगर मैं इसे सरफेस 2 मानूं तो ऐसे सरफेस 2, क्यों भाई, ये तुम चाहते हो रे बाहर ही ना आए। तुम मान लो कि तुम्हारा ये कोई मीडियम है, डेंसर है, और ये क्या आपका रेयर है और ये नॉर्मल है, तो तुम अगर ऐसे रे तुमने भेजा, तुम चाहते हो कि ये रे इधर ना जाए, जिसमें है, जिस मीडियम में डेंसर में है उसी मीडियम में रह जाए, तो क्या होगा TIR। तो मतलब चाहते हो कि ये रे बाहर ना आए, मतलब जिस मीडियम में यानी कि डेंसर में अभी इसके रेस्पेक्ट में, देखो डेंसर और रेयर का रिलेटिव वर्ड है, यानी कि इसके ये एयर के रेस्पेक्ट में प्रिज्म वाला पार्ट क्या डेंसर में, तो डेंसर में रे है और डेंसर में आ जाए तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी TIR होगी। इसकी बात कर रहा है। तो ये तब कब होगा बच्चों, यानी कि आपकी रे जो है प्रिज्म के अंदर ही रह जाए, बस इसका मतलब ये भी बोल सकते हो। रे रिफ्रैक्ट तो हो लेकिन यहां से रिफ्रैक्शन होकर अंदर ही प्रिज्म के अंदर रह जाए, बाहर ना निकले, तो कंडीशन ऑफ TIR बोल सकते हैं। यानी कि क्रिटिकल एंगल से वैल्यू क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अब अपन देखने वाले चीज को अपन प्रूव करेंगे, क्योंकि ये मैंने समझा दिया, ये सब अपने वे से लिखते जाना, भी नहीं कि बस समझा दिया और तुमने सुन लिया और नोट भी नहीं किया। तो चलो अब समझते हैं। ये बच्चों रे ऐसे गए, ऐसे बेंड हुए और ये आपकी ये ऐसे निकल जाती है। जनरलाइज कैसे ले रहे हैं अपन, ऐसे ही होता है। नो, अब स्टार्ट मैं कर रहा हूं। नो इमरजेंस मीन्स क्या अपन बोल सकते हैं, नो इमरजेंस मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR एट सरफेस 2, इसे 2 कर लो, एट सरफेस 2 बोल सकता हूं। मतलब अगर मैं बोलूं कि दिस इज नॉर्मल, तो ये आपका I हो गया और ये आपका R1 हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये R2 हो जाएगा और ये क्या जाएगा आपका इमरजेंट एंगल होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सरफेस 2, ये इस वाले सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो मैं बोलूं कि इंसिडेंट एंगल, चलो ये आपका R1 हो गया और ये क्या जाएगा आपका R2 हो गया, इतना एग्री करते हो, ये R1 है R2, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सरफेस 2 का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल TIR होने के लिए इंसिडेंस एंगल जो है बच्चों वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, C से। C तो हमें पता है जो सबके लिए फिक्स होना है 1/n होगा, C को sin इनवर्स 1/n।
यानी कि एन की वैल्यू अगर फिक्स पता है तो सी की वैल्यू फिक्स होगी। तो सी की वैल्यू हर एक बॉडी के लिए क्या तुम्हें पता है कितना, मान लो सी की वैल्यू 45 डिग्री है, तो TIR होने के लिए क्या होना चाहिए आपको 45 से ज्यादा होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए सी से ज्यादा होना चाहिए। सरफेस 2 के लिए इंसिडेंट एंगल बच्चों क्या है R2 है, दैट मींस R2 इज ग्रेटर देन सी। R2 की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, बराबर से हो सकती है। मिनिमम तो ये होगी ना, मैक्सिमम तो इससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम को पता नहीं पर मिनिमम पता है कि कम से कम इतना होना चाहिए। अब देखो एक चीज तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना ही है। अब देखो क्या आप देखो ध्यान रखना है, इस स्टेप के बाद स्टेप समझो कि एक स्टेप था, अब यहाँ से नया स्टेप में चालू करना। ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों R1 प्लस R2। किसी भी प्रिज्म का ए का वैल्यू क्या होता है फिक्स होता है, कोई भी प्रिज्म उठाओगे तो, क्योंकि भाई ये बराबर थोड़ी चेंज हो रहा है, ए का वैल्यू फिक्स है। अगर तुमने R2 को मिनिमम कर दिया तो ए की वैल्यू फिक्स करने के लिए R1 के लिए मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन लाइक मैं बोलूँ ऐसे देखो, ए की वैल्यू क्या होगा R1 प्लस R2। तो अगर तुम्हें 10 ये वैल्यू है और तुम्हें पता है R1 तो मैंने मान लिया 2 ले लिया और ऐसे ले लेते अपन, 3 ले लो और ले लो 7 ले लो, ऐसे ले लो। R2 मिनिमम है ना, ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से, हाँ ले लो ऐसे ही, 3 ले लो 7 ले लो, 7 3 10, इनके R1 के लिए 3 R2 के लिए 7 है। R2 को तुम क्या करो मिनिमम कर रहे हो, बिल्कुल ही R2 को मिनिमम कर दो। मान लो कितना मिनिमम कर दिया, 0 भी हो सकता है, मैंने 7 को क्या कर दिया मैंने 1 तक ला दिया। हमें तो ये ए की वैल्यू फिक्स है 10 होनी चाहिए। अब तुमने 7 को हटा के मिनिमम 1 ला दिया तो R1 क्या होगा बढ़ेगा, R1 के लिए कहां तक जाएगी अपनी मैक्सिमम ले लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होने के लिए, तो 1 3 की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो वही बता रहा हूं ये कब हो रहा है, जब ए की वैल्यू क्या अपनी फिक्स है। तो ए की वैल्यू R1 प्लस R2, तो अगर एक की वैल्यू अगर ए को मेरे को क्या करना है वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहेगी, तो R2 अगर मिनिमम हो रहा था R1 क्या होना चाहिए अपना मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस चीज को कि ए की वैल्यू R2 मिनिमम प्लस में R1 मैक्सिमम लिख सकता हूं, एक वैल्यू R2 मिनिमम प्लस में R1 मैक्सिमम। अब देखो एक एक स्टेप की तरह समझो कि यहां तक तुमने समझ लिया, अब आगे समझना एक वैल्यू R2 मिनिमम प्लस R1 मैक्सिमम। ये क्यों आया, अगर ये मेरे को पता नहीं होता कि R2 की वैल्यू मिनिमम है बच्चों, R2 की वैल्यू अपनी मिनिमम है, अगर नहीं पता होता तो ये मैं लिख नहीं सकता, तो ये तभी लिखा जब ये मेरे को पता था। तो एक वैल्यू R2 मिनिमम, एक वैल्यू R2 मिनिमम प्लस में हो जाएगा आपका R1 मैक्सिमम। अरे यार क्या आवाज आ रहा है, आवाज बहुत आ रहा था। तो एक वैल्यू बच्चों R2 मिनिमम प्लस में हो गया R1 मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो यहां से फिर से आपका थोड़ा सा लॉजिक लगने वाला, सब लॉजिकल काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ R1 मैक्सिमम होने के लिए, इसको मैक्सिमम होने के लिए बच्चों क्या I मैक्सिमम होना पड़ेगा, मैंने बता दिया साइन लॉ के थ्रू, तो I को मैक्सिमम होना पड़ेगा। फॉर R1 मैक्सिमम, फॉर R1 मैक्सिमम I शुड बी मैक्सिमम, I शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। अगर I शुड बी मैक्सिमम तो I की वैल्यू तुम बताओ कितना हो सकता है मैक्सिमम। भाई ये नॉर्मल है और ये I है, तो आप इसको बढ़ाते जाओ तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 डिग्री। क्या हो जाए I की वैल्यू क्या हो जाए आपकी, I मैक्सिमम कितनी हो जाए बच्चों मेरे पास 90 डिग्री हो जाए। I की वैल्यू क्या हो जाए मेरे पास 90, यानी कि देखो ना ये नॉर्मल, तुम जरा तुम ही खुद सोचो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है नॉर्मल ऐसे, ठीक है। अरे यार ये नॉर्मल है, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते मैं मैक्सिमम इधर से ऐसे डाल दूं मैं, तो यही तो मेरी मैक्सिमम होगी, यही तो देखो मैक्सिमम I की वैल्यू क्या होगी नॉर्मल से देखो 90 डिग्री बना ली मैक्सिमम। अब देखो तो अब क्या तुम बता सकते हो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या होगी। अब इसके पहले आए थे कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस बताया था मैंने, तो अगर तुम देखोगे तो मैंने प्रूफ किया था कि R1 के लिए यहाँ पे तुम्हारी क्या बन जाएगी C बन जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी आपकी। R1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर यानी कि तुम I को मैक्सिमम ले रहे हो 90 डिग्री, तो देख लो ये क्या होगा। देखो कैसे पता करेंगे कि एक तो फॉर्मूला से तो निकाल सकते हो यहाँ पे कि 1 इंटू में 1 इंटू 1 इक्वल टू, देखो 1 इंटू 1 इक्वल टू n इंटू में साइन R1, तो साइन R1 इक्वल टू 1 बाई n, यानी कि R1 क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है कि देखो क्या होता है टी है यार, यही तो होता है ना। देखो कि डेंसर से ले गई और ये ऐसे चली गई आपकी, क्रिटिकल एंगल के क्या होता है डेंसर से आपकी जानी चाहिए और ये आपकी ऐसे हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे देखो
कि जो रेयर ये जो नॉर्मल रेयर मीडियम में क्या है, रेयर मीडियम में, ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो जो रे है वो 90 डिग्री बना है। देख लो रेयर मीडियम में क्या है, 90 डिग्री बना रही है। तो डेंसर में जो होगी आपकी एंगल क्या होगी, क्रिटिकल एंगल सी के बराबर होगी। तो आप ऐसे भी लॉजिक के थ्रू निकाल सकते हो। तो R1 की मतलब वैल्यू क्या है मेरे पास, सी आ गई बच्चों। दैट मीन्स R1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सी होना पड़ेगा। R1 की वैल्यू या R1 मैक्सिमम की वैल्यू बच्चों, R1 मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो R2 मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से अगर R2 मिनिमम की वैल्यू यहां से वैल्यू पुट करो तो A प्लस R2 मिनिमम यहां से देख लो निकालोगे तो A माइनस हो जाएगा आपका, A माइनस सी हो जाएगा R2 मिनिमम की वैल्यू, यहां से देख लेना। तो R2 मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, A माइनस सी होगी। R2 मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, A माइनस सी होगी। अब ये कंडीशन होता हमें पता है कि R2 इज ग्रेटर देन सी, तो क्या मैं R2 का जगह लिख सकता हूं A माइनस सी इज ग्रेटर देन सी, तो A इज ग्रेटर देन 2C। ये है बच्चों आपकी कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी लिख लो आप। इसी को मैंने तब से प्रूफ किया है। और यार एक बार और समझा दिया होता शायद क्लियर हो गया होता। मे भी हो सकता क्लियर ना हो, मेरे को पता है। देखो फिर से मैं देख लो ध्यान से, थोड़ा सा टाइम काफी हो रखा है। देखो क्या है बच्चों, ये आपकी रे है, ये आपके ऐसे रे और ये आपकी ऐसे चलेगी। नो इमरजेंट मतलब क्या है कि TIR हो जाए, यहां से अंदर चली जाएगी वाली रे, है ना। डाउट में पूछ लो जूम के सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो A इज ग्रेटर देन 2C। तो अब लिख लो नोट में करके, नोट में करके लिखो नोट पहला, इफ A इज ग्रेटर देन 2C, मैं लिख देता हूं। हाँ तो बच्चों नोट में लिख लो कि अगर हमने देख रखा है कि A इज ग्रेटर देन 2 इंटू सी, ठीक है, तब क्या बोल रहा है कि रे डजंट इमर्ज फ्रॉम सेकेंड सरफेस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इंसिडेंस। मतलब कहने मतलब ये है कि मान लो प्रिज्म है कोई, ठीक है, और इसका n की वैल्यू मान लो 1.5 दे रखा है, 3/2, ठीक है। चलो n की वैल्यू मान लो दे रखा है, ऐसे ले लो तुम, √2 दे रखा है। तो साइन सी की वैल्यू कितनी बच्चों हो जाएगी, 1/n, 1/n का मतलब क्या 1/√2, यानी कि सी की वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। तो A इज ग्रेटर देन 2C मतलब क्या हुआ, 2 इंटू सी, इसका डबल क्या होगा 90 डिग्री। यानी कि अगर कोई भी ऐसा प्रिज्म लो जिसकी A की वैल्यू क्या हो जाए आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो आप किसी भी एंगल पे आप रे डालो हमेशा TIR होगा, बाहर रे जाएगी नहीं। और यहाँ पे उल्टा है, इफ A इज लेस देन सी 2C रे इमर्ज फ्रॉम सेकंड सरफेस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा आज कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन और कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। आप चाहो तो प्रोसेस भी याद रख सकते हो। यहाँ पे इसमें तो बस आपको यही याद रखना है, A इज ग्रेटर देन 2 इंटू सी और A इज लेस देन 2C। पर अगर समझ के याद रखो तो बेहतर है कि TIR हो रहा है तभी। फंडामेंटल्स क्या अलग है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविएशन याद रखना है कि उसमें दो ही फंडा यूज हुआ है, डेल्टा इक्वल टू, हर जगह यही फंडा यूज हुआ है डेल्टा के, जब भी डेल्टा निकालना हो डेल्टा इक्वल टू I प्लस C माइनस A और स्नेल्स लॉ। अच्छा एक और चीज लिख लेना यहाँ पे, एक और चीज लिख लेना, जहां तुम वो लिखो उसके आगे लिख लेना साइड में A इज ग्रेटर देन, जहां पे 2C है। A इज ग्रेटर देन क्या आपको 2 इंटू सी है, तो मैं लिख सकता हूँ A/2 इज ग्रेटर देन C। तो साइन में लिख सकता हूँ साइन A/2 इज ग्रेटर देन साइन C। साइन A/2 कोस टू साइन ग्रेटर देन साइन C। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ साइन A/2 इज ग्रेटर देन साइन C। साइन C का मतलब क्या होगा 1/n। तो n की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से क्या आ जाएगी 1/sin A2। तो n इज ग्रेटर देन कोसेक A/2। आगे लिख लो कि n इज ग्रेटर देन कोसेक A/2। तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर किसी भी n की वैल्यू कोसेक A/2 से ज़्यादा है तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से n की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपको इक्वल में कोसेक A/2। मतलब एक वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म पता है तो हाफ करके उसका कोसेक ले लोगे तुम, तो मिनिमम वैल्यू आपकी n की मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगले दिन अपन देखेंगे नेक्स्ट डे
न्यूमेरिकल्स देखेंगे प्रिज्म के, और एक आधे घंटे का और टॉपिक बचा होगा प्रिज्म का, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।